हेलो। नमस्कार बच्चों, मैं सनी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके की पाठशाला में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ का जो अनसोल्ड पेपर होता है उससे। वो भी ये गूगल पेपर है जो गूगल पर गैस पेपर डाला गया है। उसको मैंने डाउनलोड किया है। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी डाउनलोड कर लिया होगा। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप जाके कक्षा 10 गणित का अनसोल्ड पेपर जो गैस पेपर है 2025 का डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी आधार पे चूंकि प्रश्न पत्र आता है तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इसी को करा दिया जाए, इसके बाद अनसोल्ड पेपर सोल्व कराते हैं। ये भी एक प्रकार का अनसोल्ड पेपर ही है। तो इसमें पहला वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें 20 प्रश्नों को मैंने लिया था जो कि बहुविकल्पी टाइप के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। और अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँच गए दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 6 क्वेश्चन होंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा वो वहाँ पर भी 6 क्वेश्चन होंगे, वो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो आज मैं कोशिश करूँगा ये 2 प्रश्नों के 6 6 क्वेश्चन कराने का, ठीक है ना। और इसके बाद का जो वीडियो होगा वो जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का होगा, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस को रखा जाता है सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करते हैं और प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले करना क्या है। 1 मिनट मैं पेन ले लेता हूँ। ओके, अब शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, अपोजिट मानना। अपरिमेय प्रूव करवा रहा है तो परिमेय मानना है। लिखना है माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस तरीके से मानना है। और चूंकि मैं जानता हूं अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। आप भी लिख सकते हैं। जहाँ जो p और q होता है, p q क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है प्यारे बच्चों। और q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। बटे में अगर 0 हो जाएगा तो वो अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, परिमेय फिर नहीं बचेगा ना। इसलिए नीचे 0 नहीं हो सकता, ऊपर हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस 3 को पक्षांतर कर दो, दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो ये किसके साथ आएगा, ये क्यू के साथ आएगा, हो जाएगा 3q। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए। 1 मिनट, मैं पेन का इस्तेमाल भी करके देख लेता हूँ एक बार। क्या बात है भाई, तो चक्कर वाली बात है। हाँ, ठीक है। यहाँ आप जानते हैं p, यहाँ लिखना चाहिए मुझे, यहाँ, ठीक है ना। यहाँ p, q तथा 3 क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक से समय हमेशा क्या पूर्णांक है, ठीक है। पहले तो लिख लेते हैं। और अगर ये सब पूर्णांक है तो ये जो आपको दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये परिमेय संख्या बनाएगा। इसलिए हम लिखेंगे p/3q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो जैसा कि आप जानते हैं किसी परिमेय संख्या के इक्वल में जो होता है वो भी परिमेय बोला जाता है। परिमेय संख्या है अर्थात आप कह सकते हैं कि इस हिसाब से रूट टू भी एक परिमेय संख्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं होती है। इसका जो
मूल अस्तित्व है, इसकी जो मूल पहचान है वो अपरिमेय के रूप में है ना। तो इसकी मूल पहचान का विरोध हो रहा है इस लाइन में। इस लाइन से पता चल रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि इसकी पहचान ही अपरिमेय रूप में होती है, ठीक है ना। इसको हम कहते ही अपरिमेय संख्या है, तो इस चीज का विरोध हो रहा है इस लाइन से। इस लाइन से क्या विरोध होता है? अतः इससे इससे इस लाइन से, ऊपर वाली लाइन से, इस तथ्य इस तथ्य का विरोधाभास होता है, या विरोध होता है, विरोध होता है कि √2 एक, यहाँ पर लिख दूँ, लिखना तो पड़ेगा भाई, है ना। इस तरीके से मैंने एक बाउंड्री बना दी, अब सही है कि √2 इसकी जो मूल पहचान है अपरिमेय संख्या है, इसी का तो विरोध होता है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण कल्पना, देखिए त्रुटिपूर्ण कल्पना यहाँ पर क्या थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना जो थी त्रुटिपूर्ण कल्पना जो थी वो थी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त होता है, ठीक है। ये विरोधाभास किस कारण प्राप्त होता है? हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना, जो मैंने शुरुआत में इसको परिमेय मान लिया है। अगर ये मैंने गलत मान लिया तो सही क्या होना चाहिए? अगर ये परिमेय नहीं है तो बच्चों ये अपरिमेय होगी फिर तो, और यही प्रूव करना था। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बेटा? अतः, ये स्लो क्यों हो गया भाई? 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय तो माना ही था, है ना। अपरिमेय संख्या है, और यही प्रूव करना था, ठीक है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिएगा यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए, ये एक रेखाखंड है जिसके दो बिंदु हमको पता है। एक बिंदु का नाम है 4, -1, जो दूसरा बिंदु है वो है -2, -3, ठीक है ना। अब इसमें दो बिंदु ऐसे होंगे बीच में जो इसको समत्रिभाजित, सम तीन भागों में, समान तीन भागों में बांटते हैं। समान तीन भाग मतलब एक भाग ये, एक ये, एक ये। तो एक बिंदु मैंने मान लिया P है और दूसरे बिंदु को मैंने नाम दे दिया Q है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना बिंदुओं (4, -1) और -2, को मिलाने
वाले रेखाखंड, इसको ए बी मान लेता हूँ, ठीक है ना, ए बी को सम त्रिभाजित करने वाले, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु पी कामा क्यू है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या याद रखना है, कभी भी ऐसा सवाल मिले सम त्रिभाजित, सम चारभाजित, सम पंचभाजित, इस तरीके से, या सम द्विभाजित, तो हमेशा ये खंड जो दिख रहे हैं, इन खंडों को आप कोशिश करके इक्वल बनाना है आपको, ठीक है। ये जितनी वैल्यू एक खंड की होगी उतनी वैल्यू दूसरे खंड की, उतनी वैल्यू सेम तीसरे खंड की। तो आप स्वयं सोचिए, अगर ये एक है, ये भी एक होगा, ये भी बीच वाला भी एक होगा, लास्ट वाला भी एक होगा। तो अगर हम पी की बात करें तो पी के लिए हम देखेंगे इस खंड की वैल्यू एक है, और इसके बाद इस निर्देशांक तक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो। कितनी हो जाएगी, दो। कहाँ से कहाँ तक, पी से बी तक, है ना। तो इस हिसाब से M1 की वैल्यू यहाँ पर एक है, और M2 की वैल्यू कितनी है, दो है, ठीक है ना। और X1 आपका ये है, Y1 ये है, X2 आपका ये है, और Y2 ये है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे तब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है ना बच्चों, निर्देशांक, इस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले M1 या M2, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। M1 क्या फार्मूला होता है, M1 फिर होता है X2 प्लस M2 फिर होता है X1, और वटे में होता है M1 प्लस M2। इसी तरीके से बाई के लिए होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1, और वटे में होता है M1 और प्लस M2, है ना। तो फिर फटाफट मान रखवा लो, M1 की जगह पर हम एक, और X2 देखिए जब भी ये लेंगे तो इसके साथ क्या लिया जाएगा, ये मान लिए जाएंगे, ठीक है ना। और जब आप इसको लेंगे तो आप इसके साथ में किसे लेंगे, ठीक है, इसके साथ ये, और इस दो के साथ ये पहले वाले कोऑर्डिनेट, बस इतना याद रखना है। यहाँ पर सिस्टम जो होता है वो इस तरीके से होता है, M1 के साथ ये वैल्यू ली जाती है, और M2 के साथ ये वाली वैल्यू ली जाती है, याद ये रखना है, ठीक है ना। तो M1 मैंने एक लिया, तो यहाँ पर X2 की वैल्यू लेंगे, एक गुणे -2, और प्लस M2 मैंने दो लिया, ठीक है ना। तो इसके साथ हम क्या लेंगे, ये X1 की वैल्यू लेंगे 4, और बटे में क्या करेंगे, एक प्लस दो, M1 M2 की वैल्यू। इसी तरीके से बाई के लिए M1 एक लिया तो Y2 कितना है, -3, -3, और प्लस यहाँ पर लेंगे M2 की जगह पर दो लेंगे तो Y1 कितना है, -1, और बटे में 1 + 2, सोल्व करेंगे तो 2 × 2 -2, 2 × 4 = 8 + 8, और अपान में हो जाएगा 3। इसी तरीके से 3 × 3 -3, 2 × 2 -2, अपॉन में हो जाएगा 3। तो आप देखेंगे जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो निकलेगा जाके 6/3 और -5/3, यही तो निकलेगा। अगर इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसे नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा फाइनली 3, -5/3। ये जो है कोऑर्डिनेट पी के निकल के आ गए, पी के निर्देशांक 3, -5/3 निकला है। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है सब। M1 -3,
ठीक है, M2 Y1, ठीक है, -Y1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, सब ठीक। ओके, ठीक है, इतना निकला। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम क्यू के लिए करेंगे। क्या करेंगे? क्यू के कोऑर्डिनेट, अब जगह थोड़ी कम है तो सीधा हम लिख देते हैं। क्यू के लिए हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान लिखेंगे। M1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो X2 का मान कितना होगा? देखिए यहाँ पर क्यू के लिए M1 बदल जाएगा, यही ध्यान रखने वाली बात है। क्यू के लिए सबसे पहले इधर वाला भाग जो 1 था अब वो 2 हो गया, ठीक है। और इधर वाला भाग जो 2 था वो 1 हो गया। वो पी के लिए 2 था, इसके लिए 1। तो यहाँ पर M1 और M2 बदल जाएंगे। M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 1, ठीक है ना। ये किसके लिए है? ये क्यू के लिए है। और ये व्यवस्था किसके लिए थी? ये पी के लिए थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। और X2 की वैल्यू कितनी है? अभी भी नहीं बदली, -2। प्लस M2 का मान कितना है? 1। और X1 का मान कितना है? 4। अपॉन में कितना हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा 2 + 1। इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है बेटा। क्या लिखना है? 2 × -3 + 1 × -1। और वटे में बेटा 2 + 1। इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो पाएंगे 2 दूनी 4, -4 +4 इसी तरीके से इसको -6 -1 और बटे में 3। तो बेटा आप पाएंगे ये 0/3 और ये हो जाएगा -7/3। तो फाइनली आप पाएंगे 0, -7/3। तो आप क्यू के निर्देशांक जो निकाले हैं वो आए 0, -7/, ये ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 है। कथन सत्य है या असत्य? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। देखिए सेक, चूंकि सेक ए बराबर होता है कर्ण/आधार। 1 मिनट मैं और लिख लेता हूँ। कर्ण कर्ण/, आधार, ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कर्ण/आधार होता है, ठीक। और हमेशा आपको पता होता है कर्ण बड़ा होता है आधार से या लंब से। क्योंकि आधार से तुलना की जा रही तो आधार ही लेंगे, ठीक है ना। तो उपरोक्त व्यवस्था से पता चल रहा है कि यहाँ पर सेक ए की वैल्यू कितनी है? सेक ए जो है 12/5 है, जिसमें कर्ण ये है, आधार ये है। तो यहाँ क्या आपको पता चल रहा है कि 12 बड़ा है 5 से। इस हिसाब से ये सत्य है। क्या है? सत्य। दूसरी बात यह है कि अगर आपको बताएं कि सेक 0 अंश से बड़ा या बराबर हो, सेक ए और 90 अंश से छोटा मान रखे। 1 मिनट, यहाँ पर सेक ए नहीं, ए की एक ए को लिखना चाहिए था। पेज लेता, ठीक है। 90 अंश से छोटा ए, ठीक है ना। तो सदैव के लिए सदैव
सेक ए जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। सेक ए की वैल्यू क्या होती है, सदैव 1 से बड़ी होती है प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। 0 अंश के बराबर या 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से छोटे मान के लिए, कोण के लिए, ठीक है। सेक ए सदैव क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। और जो आप देख पा रहे हैं ये जो वैल्यू है 12/5, इसका हल भी 1 से अधिक आएगा, ठीक है ना। तो ये सत्य है, यही कारण है। ये क्या है, ये एक कारण हो सकता है, आप लिख सकते हैं ये एक कारण है, ठीक है। कि प्रथम चतुर्थांश में सेक ए का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, और ये भी 1 से बड़ा है। कहाँ तक होता है, देखिए 1 से बड़ा होगा और कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो आप स्वयं समझिएगा, 1 से अनंत तक क्या आपको 12/5 नहीं, 12/5 नहीं मिलेंगे। यानी कि इसको सोल्व करें तो सही से ये क्या आएगा, 2.4 आएगा। तो 1 से अनंत तक 2.4 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 12/5 है वो एकदम सही है, और ये इसका कारण है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे थोड़ा माहौल बन नहीं रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, तो एक साथ बदल गए। ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ कहा गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जिस, अच्छा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया है जिसकी परिधि इतनी है। तो दोस्त मेरे, परिधि यानी कि माना, पहले तो लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या। भाई त्रिज्या तो माननी पड़ेगी ना, त्रिज्या आर है। अब परिधि कितनी होगी बेटा, परिधि जो होगी प्यारे बच्चों, वो होती है 2πr, है ना भैया। इसीलिए तो आर माना है। बराबर कितना हो जाएगा, 22। ये जो वैल्यू दी गई है ये प्रश्न से पता है। कहाँ से पता है, प्रश्न से पता है। तो आर इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो निकलेगा 22/2π। ओके। तो फाइनली अगर रखना चाहो तो इतना भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। इतना ही रखो, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। लिखेंगे क्योंकि अब व्रत का देखिए, व्रत ये रहा, ये आपका एक व्रत रहा, और इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल मांगा है, पूछा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे, कौन सा पूछा, ये पूछा गया। समझ रहे हैं ना, कोई भी एक, कोई भी एक। अब कोई भी एक के लिए आप बताइए, 360 अंश का पूरा कोण होता है, तो एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। एक चतुर्थांश का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ये पूरे सर्कल का 1/4 भाग है, 1/4 भाग है ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होगा 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका 1/4 भाग होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए ना, 1/4 हिस्सा है या नहीं है, तो इसे 1/4 कह दो। और इसको आप क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल 2π, सॉरी, इसे थोड़ा सा देखिएगा, 1 मिनट मैं इरेजर ले लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर होता है पाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है ना, यही तो होता है। अब मान रख लो 1/4 तो ये है ही, पाई की जगह पर पाई लिखा रहने दो, और आर की जगह पर आप लिख लो 22/2π और इसका वर्ग, ठीक है ना।
तो जब आप इसे सोल्व कर रहे होंगे तो पाएंगे 1/4 गुणे पाई इंटू 22 और बटे बेटा 4 पाई स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये पाई खत्म कर दो, ठीक है ना। और ये 4 × 4 = 16 हो जाएंगे, बटे में 16, और ये 22 × 22 अभी लिखा रहने दो, या तो आप इसका वर्ग कर लो या लिखा रहने दो, ठीक है ना। और इस पाई की वैल्यू क्या करेंगे, 22 और बटे 7, है ना। तो ये 7 कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, 22 से ये 22 काट दो, इसीलिए गुणा नहीं किया, 7 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 22 × 7 और बटे 16। 4, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2 ये बेटा मेरे आ जाएगा 77/8 वर्ग इकाई। क्या आएगा, वर्ग इकाई। अच्छा, सेंटीमीटर में दिया गया तो वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिख दो, क्या लिख दो इसको, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। इसमें लिखा है ये यदि पीई, देखिएगा पीई जो है 0.05 है, तो पी नहीं की प्रायिकता क्या होती है। बड़ा आसान सा सवाल है, पी ई टेस्ट पूछ रहे हैं ये बताना है ये कितना होगा। देखिए नहीं में आप इस तरीके से डेस लगा दो ऊपर, ठीक है ना। तो इसकी प्रायिकता पूछी गई है, तो फार्मूला सीधा सा होता है, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पीई और प्लस पीई डेस तरीके से है ना, = 1 होता है। अब मान रख लो पी, इसका मान कितना है 0.05 प्लस पीई डेस = 1। यहाँ पे आप देखेंगे पीई डेस = कितना आ जाएगा, 1 - 0.05 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1.00 - 0.05। तो 5 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 9, 9 से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 0.0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें कहा गया बिंदु 0, Q बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले Q = लिखा है 0, 1, P = लिखा है 5, -3, और R = लिखा जाएगा x, 6। तो बोला गया Q जो है P और R से समान दूरी पर है, तो x बता दीजिए कितना है। अर्थात हम कह सकते हैं QP = QR। प्रश्न में कहा गया ये बात, प्रश्नानुसार ये बात बोली गई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इसके लिए लिखेंगे तो वही बात x1, देखिए इसे हम x1 y1, इसे हम x2 y2, इसे हम x3 और y3 मान लेते। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x1 - x2 का वर्ग QP, ठीक है, Q और P के लिए, और प्लस y1 - y2 का वर्ग बराबर। अब किसके लिए लिखेंगे, अभी QP के लिए लिखा, अब हम QR के लिए लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी x1 - x3 का वर्ग और प्लस y1 - y3 का वर्ग। समझ पा रहे हैं आप लोग। दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इम्प्लाइज लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर।
तो बेटा मेरे ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग बराबर x2 माइनस x1 का x1 माइनस x3 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y3 का वर्ग। मतलब ये स्क्वायर रूट हट गए, ठीक है ना। अब आप वैल्यू रख लो, x1 का मान 0 माइनस 5 का वर्ग प्लस y1 का मान 1 और ये हो जाएगा प्लस का 3 क्योंकि माइनस का दिया गया है इसलिए। यहाँ पर x1 0 और इसका मान कितना है x3 का मान x है, ठीक है, वर्ग प्लस y1 की वैल्यू 1 और ये माइनस का 6 का वर्ग। देखिए ये -5 का वर्ग हो जाएगा और ये प्लस के 4 का वर्ग हो जाएगा और ये -x का वर्ग हो जाएगा और ये -5 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर चाहो तो इसको काट सकते हैं, ये 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 25। तो फाइनली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16। क्यों? 25 प्लस का चला जाएगा, यही तो बचेगा। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा +-4। कितना आ जाएगा? +-4 जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो, ठीक है ना। तो फाइनली आप जान पाए एक्स का मान क्या निकला, +-4, ठीक है ना, और एक्स का मान ही पूछा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब प्रश्न 2 का, ये जो है प्रश्न 2 का पार्ट है। इसमें लिखा है दो संपूरक कोणों में कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए माना एक्स कामा वाई दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, ठीक है। जहाँ जहाँ प्यारे बच्चों आपको मानना है किसी एक को बड़ा दिखाना है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। मैंने मान लिया कि एक्स बड़ा है वाई से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो फिर अब करना क्या है, प्रश्नानुसार कहा गया है एक्स जो है बड़ा कोण कितना बड़ा है, 18 अंश से बड़ा है, किससे? छोटे कोण से। तो हम एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18 लिख सकते हैं ना। तो बराबर है, ये कितना बड़ा था, एक्स 18 अंश बड़ा था, किससे? वाई से, है ना। तो फाइनली आप देखेंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 अंश। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और हम जानते हैं क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, कि दो संपूरक कोणों का योग x प्लस वाई इक्वल टू ऑलरेडी 180 डिग्री होता है। ये बात हम पहले से जानते हैं। तो एक इक्वेशन ये हो गई, इनको हम सोल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये याद रखना, तो कायदे से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर। तो प्यारे बच्चों आप x माइनस वाई बराबर 18 अंश और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अंश, और जब जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदला जाता है, ये चले जाएंगे। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 और जोड़ दो 180 में, 198, 198 अंश, है ना। x इज इक्वल टू हो जाएगा 198/2। जब इसको काटेंगे आप, ये क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना होगा भाई, 2 नेम 18 और एक इधर चला गया 18, 2 नेम 18, एक तो आया 99 अंश। एक्स का मान यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू आ गया 99 अंश, ओके है ना। एक्स का मान किसमें रखना है, फर्स्ट में रखना है, या आप सेकंड में रख दो रखने पर। तो फर्स्ट तो यही है ना, देखिए फर्स्ट इससे बन के आया तो इसमें रख दो, जगह कम है ना। नहीं नहीं नहीं, इसी में रखो,
इसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 99 अंश माइनस वाई इज इक्वल टू 18 अंश। वाई उधर लेके जाओ, 18 इधर लेके आओ। 99 अंश माइनस 18 अंश इज इक्वल टू वाई। तो फाइनली वाई इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 1 और 9 से जाएंगे 1 तो 8, ठीक है ना। 81 अंश, कितना बचेगा 81, और 99 81 हो जाता है मिलके 180। तो यहाँ पर ये आ गया वाई, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन लग चुका है, ठीक है ना। तो ये उन्हें ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, लिख देंगे। अतः दोनों न्यून कोणों के मान 99, 81 अंश है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला। कहा गया है कि समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी के विकर्ण ए सी और वी डी ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो हाँ करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ये, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, मैंने इस तरीके से एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है, ठीक है ना। क्या बनाया, एक समलंब चतुर्भुज इस तरीके से। ये ए, ये बी, और ये सी, और ये प्यारे बच्चों डी। करना क्या है, इनके विकर्ण खींचने हैं, जो कि ये इस तरीके से, ठीक है ना भैया। ये विकर्ण है। तो मुझे मालूम है ये ओ पर काट रहे, ये ऐसा प्रश्न में बोला गया, ये किस पर काट रहे, ओ पर काट रहे। तो हमें प्रूव करना है प्यारे बच्चों, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ। ज्ञात है, ज्ञात है क्या, एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। जिसमें जिसमें ए बी जो है समांतर है डी सी के, है ना। और बेटा एक बात और पता है, और ए सी व बी डी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, ऊपर काटते हैं। इतनी बात मालूम है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध, 1 मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, अटक जा रहा है पेन बार बार, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे इसका हल भी निकालेंगे, इसका भी हल ढूंढ लेंगे, ये क्यों बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। सिद्ध करना है, का सिद्ध करना है, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ये प्रूव करना है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ, आप स्वयं कर पाएंगे ऐसा। आपको करना क्या है बच्चों, आपको ये वाला त्रिभुज, क्या कौन सा लेना है, देखो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ वी व त्रिभुज डी ओ डी ओ सी में, डी ओ सी में, ठीक है ना। नहीं, गलत, डी ओ सी नहीं होगा यहाँ पर, डी सी, सी ओ डी होगा। क्या होना चाहिए, सी ओ डी होना चाहिए। अभी मैं समझा दूंगा ऐसा क्यों। 1 मिनट, 1 मिनट भाई मेरे, अब ठीक। यहाँ पर लिया मैंने क्या, ए ओ वी, तो यहाँ पर लेंगे सी ओ डी। ऐसा क्यों है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। इस तरीके से, जैसे
इस त्रिभुज की शुरुआत ए बी ओ से शुरू हो रही है, तो इस त्रिभुज की शुरुआत अगर इस तरीके से जाएंगे तो सी डी ओ होगा, ठीक है ना, पढ़ने का क्रम। तो उस आधार पे भी कह सकते हैं, या दूसरा इस आधार पे भी आप समझिए कि ये भुजा इसके समांतर है तो ये कोण इसके बराबर होगा, है ना। तो कोण का क्रम नहीं बदलना चाहिए, जहां पर ए आना चाहिए वहीं पर सी आना चाहिए। तो इसमें ये ए है तो इसमें ये सी, अब सही लिखा है, ठीक है ना। अगर सी पीछे लिख देते, ये आगे रहता ये पीछे, तो फिर क्रम सही नहीं रहता, फिर हम प्रूव नहीं कर पाते। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये रेखाएं समांतर, ये तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखाओं द्वारा जब किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती तो एकांतर खंड के कोण बराबर होते हैं। उस रूल से ये कोण ना इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो फाइनली जहाँ पे कोण बी होना चाहिए वहाँ पर डी होना चाहिए। ये बी है तो यहाँ पर डी होना चाहिए, वो है, ठीक है ना। और ये दोनों कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए मैंने ये चेंज किया, ठीक है ना। आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं यहीं से। लिखेंगे इसका कोण बी, या फिर ओ से शुरू करेंगे, ओ ए वी बराबर इसका कोण हो जाएगा ओ सी डी। ओ सी डी, जैसा कि मैंने अभी बताया, ओ ए वी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। रीजन, रीजन लिखेंगे कि ए बी समांतर है किसके? सी डी के। और साथ ही मुझे ये भी पता है कि ए सी एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर खंड के कोण बराबर होते हैं। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, एकांतर खंड के कोण, ठीक है ना। आप समझ लेना इस तरीके से। इसी प्रकार बेटा हम ये लिख सकते हैं, देखिएगा, दूसरा ओ बी ए, ओ बी ए। तो इधर आप क्या लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा ओ बी ए, तो आपको लिखना होगा सी डी, सॉरी ओ डी सी, ओ डी सी। बस सेम यही चीज लिखनी है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट भी देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। लिखेंगे ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण बेटा सी ओ डी, सी ओ डी। कैसे? अब मैंने लिखा ए ओ बी, तो यहाँ पर लिखना होगा सी ओ डी। यहाँ से देखिए, यहाँ से ए ओ बी तो ये सी ओ डी, ठीक है ना, इस तरीके से। जब मैंने ये लिखा तो ये बात तीसरी भी यहाँ पर कंफर्म हो गई। जब तीनों कोण किसी त्रिभुज के बराबर हो जाएं तो वो त्रिभुज कैसे होते? समरूप त्रिभुज हो जाते। इसलिए त्रिभुज, देखिए, एंगल 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 समरूपता कसौटी से या नियम से, हम यहाँ पर ज़्यादा जगह ना होने के कारण सीधा लिख देते हैं, नियम से त्रिभुज कौन सा? ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? सी ओ डी के, ठीक है ना। इतना आप समझ पाए। और अगर ये त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाएं कौन कौन सी? जैसे इसका ए ओ बटे इसका सी ओ बराबर इसका ओ बी बटे इसका ओ डी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? ओ ए चाहिए, ठीक है। ओ सी चाहिए, ठीक है। और ओ बी चाहिए, ठीक है। ओ डी, देखिए आ गया, यही प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होती है, ठीक है। आगे चलिए देख लीजिएगा। ओ ए लिखा है यहाँ पर, मैंने ए ओ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसे ओ ए भी पढ़ा जा सकता है। तो ओ ए बटे ओ सी, इसी तरीके से इस सी ओ को ओ सी पढ़ा जा सकता है, बराबर ओ बी बटे ओ डी, ठीक है ना। संगत भुजाओं का अनुपात, इसकी भुजा ये और इस त्रिभुज की भुजा ये, इसके बराबर बटेल पे लिख दो।
अब इसकी भुजा ये, इसके बटे ये लिख सकते हो, तो यही तो प्रूव करवा रहा है, ठीक है ना। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, फटाफट कर लेते हैं। इसमें कहा गया है द्विघात बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये द्विघात बहुपद है, इसके करते हैं गुणनखंड। देखिए बहुपद है ये, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, दो संख्याएं ढूंढो, गुणा करें, 3 × 4 = 12 मिल जाए, और घटाएं तो 1 मिल जाए, तो 3 × 4 = 12, 4×3 = 12, ठीक है, वही हो जाएंगे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। इसमें और इसमें कॉमन कर लो, क्या कॉमन करेंगे, x, तो हो जाएगा 3x माइनस 4, और ये हो जाएगा प्लस का 1 कॉमन कर लो, और ये हो जाएगा 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 पूरे में से कॉमन कर लो, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए चूंकि ये बहुपद है, अगर इसको हल करना होता है तो बराबर में 0 कर लो हल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, इनके बराबर 0 रखने पर आप पाएंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तब 3x बराबर 4 इम्प्लाइज x बराबर 4/3, तथा जब दूसरा खंड x प्लस 1 = 0, तब x = -1। फाइनली आप देखेंगे x के दो मान निकल के आए, एक 4/3 और एक जो है -1, ठीक है। इसमें से हम कह सकते हैं अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1, इस तरीके से, ठीक है। गुणांक क्या है, गुणांक जो है a बराबर यहाँ पर 3 है, v बराबर यहाँ पर 1 है, c बराबर यहाँ पर -4 है, यह -1 है, ठीक है, -4 है। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 4/3, और प्लस बीटा की वैल्यू -1। सोल्व करेंगे तो 4/3 -1 यानी हो जाएगा 4 - 3/3। तो फाइनली 1/3, और 1/3 के लिए क्या करेंगे, माइनस माइनस का 1, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए ये प्लस का 1/3 आया, मुझे चाहिए माइनस में, क्योंकि फार्मूले में होता है, इसलिए मैंने माइनस चिन्ह बाहर कर लिया, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर दिया। तो बात तो वही, अभी भी ये प्लस का 1/3 ही तो बोला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से माहौल बन जाता है कि ये माइनस तो ये वाला, और -1 को हम क्या कहेंगे, v। ये देखिए -1 को क्या कहेंगे, v, और बटे 3 को क्या कहेंगे, a। और होता भी यही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का v/a, यानी कि ये सही है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप अल्फा इंटू बीटा भी निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा भी निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो एक मिनट में थोड़ा, जो प्याज ले जाओ। चलिए शुरू करते हैं। अरे वो सब्जी बनने वाली थी, तो प्याज की आवश्यकता थी, और प्याज मेरे रूम में पड़ा हुआ था, वो देने चला गया। चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है ना बेटा, अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1। सोल्व करेंगे तो -4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। और -4 को आपने c कहा, देखिए -4 जो है वो किसके बराबर है, c के बराबर।
ठीक है, इसे सी लिख दिया। और बटे में 3 किसके बराबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए के बराबर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ए। तो होता भी यही है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो यहाँ उत्तर की जांच भी हो गई, यानी कि उत्तर की जांच कंप्लीट हुई, ठीक है ना। उत्तर की जांच जो भी थी, यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कंप्लीट होती है। यहाँ जगह नहीं तो मैं लिख देता, क्या लिखता, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ओके, समझिएगा, ये एक सर्कल है, ठीक है ना, और ये स्पर्श बिंदु है। यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा खींच ली है इस तरीके से, ये सर्कल है, ठीक है ना, ये स्पर्श रेखा खींच ली, ये स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र है। और मुझे ये पहले से ही पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया ये यल स्पर्श रेखा है, ये ओ केंद्र है, और ये पी स्पर्श बिंदु है, तो ओ पी क्या होगी, त्रिज्या हो गई, जो कि स्पर्श रेखा एल पर लंब होती है। ये बात मैं पहले से ही जानता हूं, ठीक है ना। और ये सिद्ध करा रहे कि यहाँ से स्पर्श बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है वो मान लेते हैं पी क्यू है, पी क्यू जो केंद्र ओ से ही होकर जाता है, ये चीज प्रूव करवा रहे हैं, तो वो तो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले लिखते हैं, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा वृत्त पर स्पर्श बिंदु पी तथा पी से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा एल है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, कि करना है, सिद्ध करना है कि, यहाँ पर देखते हैं, सिद्ध कीजिए स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये चीज प्रूव करनी। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ही बात लिखनी है और उसके बाद ये बात प्रूफ हो जाएगी। क्या लिखनी है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श बिंदु से वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा
जाने वाली रेखा कौन सी होगी? स्पर्श रेखा होगी ये, ठीक है। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, इस तरीके से। अब आपको ये जानना है कि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु है, इससे होकर जाने वाली रेखा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। और हम ये भी जानते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, ये जगह तो बची नहीं है, अब क्या करें? देखिएगा, इसको छोटा कर देते चित्र को, या फिर चित्र को कहीं अंत शिफ्ट कर देते दूसरी जगह, ठीक है ना? ऐसा अगर हो पाए तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। फिर एक मिनट देखते हैं कुछ हो जाए। नहीं, नहीं कुछ नहीं हो सकता है तो कहीं नहीं ले। तो फिर क्या करेंगे? एक पेज तो जोड़ा जा सकता है, नोट्स के लिए तो कुछ व्यवस्था होगी यहाँ कुछ ऐड करने के लिए। नहीं भाई, ये भी नहीं है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही समझाते हैं। देखिए, कभी भी यहाँ पर समझा सकता हूँ, इसमें समझिएगा। देखिए, अगर कोई रेखा है और उसके किसी बिंदु पर कोई लंब खींचा जाए, कोई भी लंब खींचा जाए, ये मान लो पी पर, तो याद ये रखना है कि किसी रेखा के एक निश्चित बिंदु पर केवल और केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है, और वो हमेशा समान बिंदुगामी होता है। कौन देगा? तो बेटा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कोई रेखा है और उसके किसी बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक लंब खींचा जा सकता है, और वो लंब सदैव क्या होता है? समान बिंदुगामी होता है। तो अब ये स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, और ये एक बिंदु है पी। पी से होकर ऑलरेडी त्रिज्या एक लंब है ना? तो इस पर दूसरा लंब खींचोगे, वो भी त्रिज्या से होकर ही आगे बढ़ेगा, और त्रिज्या हमेशा ऊपर होती है, ओ से होकर आती है। तो जो लंब होगा वो भी सदैव ऊपर ओ से होकर जाएगा, क्योंकि एक ही लंब खींचा जा सकता है। कंडीशन होती ना कि एक बिंदु पर एक ही लंब हो सकता है, और वो ऑलरेडी त्रिज्या पहले से ही है। तो दूसरा अगर लंब आप खींचेंगे, कितना भी लंबा, तो वो त्रिज्या तो शामिल होनी ही है, और त्रिज्या अगर शामिल होगी तो वो ऑलरेडी शामिल हो जाएगा, ठीक है ना? तो बस हिंदी में भी यही लिखना है। क्या लिखना है? इसी बेटा, किसी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर केवल और केवल, केवल और केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है, एक ही लंब खींचा जा सकता है, जो कि समान बिंदुगामी होता है, समान बिंदुगामी गामी होता है। जैसे मैंने समान बिंदुगामी इसलिए लिखा है कि अगर आपने पहला वाला मान लो इतना लंबा खींचा, ठीक है ना, दूसरा लंबा आप यहाँ से इतना लंबा खींच रहे हैं, तीसरा लंबा आप यहाँ से खींच रहे हैं, तो जो बिंदु है ना, ये सेम होंगे, चाहे वो इतना लंबा खींचो, चाहे वो इतना बढ़ा के खींचो, चाहे आगे, लेकिन जो बिंदु
यूज हो रहे बार बार वो सेम टू सेम होंगे, आप कितना भी लंबा बढ़ा लो। तो यहाँ पर पहले मैंने त्रिज्या के बराबर लंब लिया था और अब इसको बढ़ा के और आगे करना चाह रहा हूँ। तो जो त्रिज्या तक के बिंदु हैं वो हर बार कंसीडर होंगे, वो हर बार आएंगे, वो हर बार आएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार त्रिज्या पर एक बिंदु O है और O क्या है, वृत्त का केंद्र है। वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो अगर त्रिज्या के प्रत्येक बिंदु हर बार आ रहा है तो केंद्र क्या छूट जाएगा, वो भी तो आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा। बस प्रूफ हो गया। इस लाइन के बाद अतः करके यही लाइन चिपकानी है, क्या, अतः स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इस लाइन के बाद आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है ना, और आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी फटाफट बना लेते हैं। इसमें कहा गया है, नीचे दिया गया आवंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्यिका पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले लिखना है भार, फिर आपको लिखना है छात्र संख्या, छात्र संख्या, और इसके बाद आपको लिखना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। फटाफट हम चित्र बना लेते हैं। भार क्या है, 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। छात्रों की संख्या क्या रही, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 8 और यहाँ 6 और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2 और यहाँ गलत कर दिया गया, 2 3 8 6 6, अच्छा यहाँ पर 6 दोबारा से, और यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 2, ठीक है ना। संचयी बारंबारता देख लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 2 3 5 हो जाएगा, ये 8 5 13 हो जाएगा, ये 13 6 19 हो जाएगा, और ये 19 6 25 हो जाएगा, और ये 25 3 28 हो जाएगा, और ये 28 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर कितना निकल के आ रहा है, 30, इनका योग 30 आ जाएगा, ठीक। तो n/2 कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे 30/2, इसको अगर काटते हैं तो ये आ जाएगा 15, जो कि इससे, ये किससे, इससे जस्ट बड़ी क्या है, 19। संचयी बारंबारता 15 से जस्ट बड़ी क्या है, 19। तो माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग, आप देखेंगे 19 के जस्ट सामने वाला, 19 के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, यही तो है, ये इस तरीके से है, ठीक है ना। तो फाइनली माध्यक वर्ग जो है 55 से 60 हो गया। तो यहाँ पर जब आप L1 देखेंगे तो आपको 55 मिल जाएगा। n/2 की वैल्यू तो आपको पता ही है, कितना मिल गया, 15। और CF आप देखेंगे माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की, संचयी बारंबारता 13। और आप क्या देखते हैं, AH देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, वर्ग माप, ये कितना है, 55 से 60 यानी कि 5, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, ME = L1 +
n/2 प्लस माइनस CF इंटू AH और बटे में होता है AF। क्या होता है AF? एक चीज़ भूल गए, यहाँ पर AF की वैल्यू जो है 6 है। AF कितना है? 6 है। तो बेटा इसमें मान रखो L1 की वैल्यू कितनी आ गई? 55 और प्लस N/2 की वैल्यू 15 माइनस CF की वैल्यू 13 और बटे F की वैल्यू 6 और इंटू H की वैल्यू 5। तो बेटा इसको थोड़ा आगे लेके जाएं। 55 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बटे 6 गुणे 5, 2 × 6। तो बेटा इसे लिखेंगे 55, इससे इसको काट दो तो कितना आएगा? 3 × 1 = 3, 2 बचा 20 हो जाएगा। 3 × 6 = 18, फिर 2 बचा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 × 6 = 18। कुल मिला के ये आ जाएगा 1.66। ठीक है, या 6-7 भी हो सकता है, अप्रोक्स होता है। ये हो जाएगा 56.66 लगभग होगा। ठीक है, ये कैसा होता है? लगभग। तो फाइनली ये आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट सवाल है इस वीडियो का, और इसको भी फटाफट बना लेते हैं। लिखा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है? देखिएगा, डिब्बे में कुल कंचे कितने हैं? n बराबर 5 लाल कंचे प्लस 8 हरे कंचे सफ़ेद और प्लस 4 हरे। टोटल हो गए हैं 8 × 5 = 13, 4 = 17, है ना? 17 कंचे। अब निकाला गया कंचा, देखिएगा इतने कंचे हो गए टोटल। ठीक है, निकाला गया कंचा, निकाला गया कंचा, चलिए वैसे लिख लेते हैं, कंचा क्या है? लाल है, लाल है। तब प्रायिकता जो होगी, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता जो होगी वो होगी बेटा कुल अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल कितनी? लाल कितने कंचे हैं? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, कुल परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां कितनी हैं? लाल कंचे कितने हैं? 5। और कुल परिस्थितियां कितनी हैं? टोटल 17। 17, तो ये हो गया। अब इसके बाद दोबारा, कंचा कैसा? हरा नहीं है। देखिए, निकाला गया कंचा, निकाला गया कंचा हरा नहीं है, हरा नहीं है। इसका मतलब वो कैसा है? हरा नहीं है। अर्थात वो कैसा है? अर्थात वह लाल या सफ़ेद होगा, सफ़ेद होगा। ठीक है ना? अब अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगे? अनुकूल परिस्थितियां जो देखेंगे तो निकलेंगी, लाल 5 है और नहीं, हाँ सफ़ेद कितनी है? 8 है। लाल 5 और सफ़ेद 8, हरा नहीं है। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई? 8 × 5 = 13, हरा नहीं है
तो या तो लाल होगा या सफ़ेद होगा। तो ऐसी कितनी स्थितियाँ हो गई? 13। और कुल परिस्थितियाँ कितनी हो गई? कुल परिस्थितियाँ तो ऑलरेडी पहले से ही पता है। डिब्बे में कुल कंचे, ये कुल परिस्थितियों को दर्शाते हैं। ये कुल संभव परिस्थितियाँ होती हैं, संभव परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कुल मिला के यहाँ पर निकाला गया कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता जो है, वो प्रायिकता जो है वो क्या होगी? हरा नहीं होने की प्रायिकता जो होगी वो अनुकूल परिस्थिति और बटे कुल संभव परिस्थिति, है ना। तो अनुकूल परिस्थिति 13 और संभव कुल है 17। तो 13/17 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। देखिए, हमको जो मोटिवेशन मिलता है वो आप लोगों से मिलता है। देखिएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो मैं इस पे लिख रहा था थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब इसका स्केच है, जो मैं पेन यूज कर रहा हूँ, ये बहुत पतला चल रहा है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको मोटा करने का, ठीक है। इसलिए थोड़ा हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन आगे से कोशिश करूँगा कि मैं इसको चेंज कर पाऊँ अपने ढंग से और आप लोगों के मुताबिक। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।